अलंकार अग्निहोत्री के बारे में। देखिए, वो एक तेज तर्रार पीसीएस अधिकारी रहे। कई जगहों पर करीब आधे दर्जन जिलों में उनकी पोस्टिंग रही एसडीएम के रूप में। उनका एसडीएम के तौर पर कार्यकाल कोई एक दाग नहीं है। यहाँ तक उनके साथ सब कुछ ठीक था। अब जो वो इस्तीफे में बात लिखते हैं, वो क्या बहाना बनाते हैं। हम ये बहाना क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे। यूजीसी जो गाइडलाइन आई है इसको वापस ले लीजिए तो मोदी वापस ले लेंगे। ऐसे काम ना तो मोहन भागवत करेंगे और ना ही मोदी करेंगे। ये मोटे तौर पर समझने वाली बात है। ये लोग देखिए, 2-3 बातें सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि अलंकार अग्निहोत्री, एक आपने वो कहावत सुनी है, लोहा गर्म है तो चोट कर दो। जी जी। और ठीक इसी फॉर्मूले पर चलते हुए अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा आया है। मैं अब शुरू से आपको पूरी कहानी बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अवनीश। इस समय यूपी की सियासत में दो नामों को लेकर चर्चाएं सबसे तेज हो चुकी हैं। पहला नाम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का है, वहीं दूसरा नाम बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का है। अभी कल गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा प्रदेश जश्न में डूबा हुआ था, तो उस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे को देकर पूरे यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी को बनाया और साथ ही उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव शंकराचार्य के साथ माघ मेले में हुआ, इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। अब इसे लेकर यूपी की सियासत में कई तरीके के सवाल, राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहुत से राजनीतिक दल इसको अलग अलग एंगल से देखना चाह रहे हैं और इसे लेकर यूपी की सियासत में सरकार भी अब इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। अब इस तरीके का उनका जो आरोप लगातार देखने को मिल रहा है, आखिर में एक किस तरीके का है, इसका क्या राजनीतिकरण है या इसे लेकर किस तरीके की सियासत हो रही है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम सर। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर में सर ये पूरा मामला इस तरीके से इतना हाईलाइटेड क्यों हुआ। एक पीसीएस अधिकारी जो कि इससे ऐसे पद पे रहते हुए तत्काल इस्तीफा दिया, इसके पीछे की क्या रीजन है, थोड़ा इसको आप विस्तार से परिभाषित करिए। देखिए, 2-3 बातें सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि अलंकार अग्निहोत्री, एक आपने वो कहावत सुनी है, लोहा गर्म है तो चोट कर दो। जी जी। और ठीक इसी फॉर्मूले पर चलते हुए अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा आया है। जी जी। मैं अब शुरू से आपको पूरी कहानी बताता हूँ और इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको कैसे थोड़ा सा शंकराचार्य के इतिहास को जानना पड़ेगा, थोड़ा सा यूपी के बारे में जानना पड़ेगा और थोड़ा अलंकार अग्निहोत्री का जो उनकी हिस्ट्री रही है उसके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं अलंकार अग्निहोत्री के बारे में। देखिए, वो एक तेज तर्रार पीसीएस अधिकारी रहे। कई जगहों पर करीब आधे दर्जन जिलों में उनकी पोस्टिंग रही एसडीएम के रूप में। उनका एसडीएम के तौर पर कार्यकाल कोई एक दाग नहीं है। यहाँ तक उनके साथ सब कुछ ठीक था। अब जो वो इस्तीफे में बात लिखते हैं, वो क्या बहाना बनाते हैं। हम ये बहाना क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे। वो बहाना बनाते हैं कि यूजीसी का जो इक्विटी बिल आया है, जो यूजीसी का बिल आया है, बेसिकली उस बिल में कुछ ऐसा है जो सवर्णों के खिलाफ है। और दूसरा वो बहाना बनाते हैं कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। मतलब कहने का ये है, उनका तात्पर्य ये है कि अलंकार अग्निहोत्री ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार संतों के खिलाफ है और वो इससे ज़्यादा बड़ी बात साबित करना चाहते हैं कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। अलंकार अग्निहोत्री के भीतर ये अचानक जो ये भावना या आत्मस्वाभिमान जागा, ये क्यों जागा? अब इसका थोड़ा इतिहास आपको हम बताते हैं। खबर तो ये तक है, जो उन्होंने आरोप लगाए, हम उन्हीं के आरोपों पर आते हैं। जब वो रात में मीडिया के कैमरों के सामने आए, उससे पहले वो बरेली के डीएम से मुलाकात करने गए। उस मुलाकात के दौरान वहाँ पर एसपी भी मौजूद थे और अचानक करीब 1-1.5 घंटे की मीटिंग रही और मीटिंग के बाद बाहर आए, जिसके बाद ये खबर आई, आपने देखा होगा कि उनको बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद से वीआरएस के लिए डाला था, वो खुद नौकरी छोड़ना चाहते थे। लेकिन बाद में ये खबरें निकल कर आई, जो वो बता रहे थे कि डीएम के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आई, उसमें कहा गया कि पंडितवा पगला गया है। उनकी तरफ से खुद कहा जा रहा है कि लखनऊ से एक फ़ोन आया है। जी जी। और देखिए, फ़ोन वो ये भी बता रहे कि फ़ोन कहाँ से आया, लखनऊ से आया। और एसपी वहाँ पर बैठे हुए थे। इसी फ़ोन कॉल के दौरान उन्होंने अपने एक वकील को फ़ोन किया, अपने वकील साथी को फ़ोन किया और उस वकील साथी ने अपने बाकी साथियों के साथ जब वो वहाँ पहुँचे तो अलंकार अग्निहोत्री को बाहर निकलने दिया गया।
जब ये डीएम फ़ोन पर बात कर रहे थे तो वो बगल के किसी कमरे में थे, जो कहा जा रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। वो चूंकि बात कर रहे थे और आवाज़ आ रही थी बाहर, फ़ोन स्पीकर पर था जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, और एसपी के सामने उन्होंने फ़ोन किया। तो डीएम जैसे ही दूसरे कमरे से आए, जिस कमरे में सब लोग बैठे थे, फ़ौरन एसपी ने कहा कि इन्होंने फ़ोन कर दिया है, बाहर बता दिया है लोगों को कि इनको बंधक बनाया जा रहा है, और उसके कुछ ही देर बाद अलंकार अग्निहोत्री को छोड़ दिया गया। ये पूरा प्रपंच, ये पूरा माहौल बनाने का सीधा इरादा था। टारगेट पर योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ टारगेट पर क्यों आए और इसमें शंकराचार्य का विवाद क्यों घुसाया गया? अभी तो शंकराचार्य के विवाद को आप देखिए, सरकार के लेवल पर तो ठंडा करने की कोशिश हो रही है। उनको नोटिस दिया गया, दो नोटिस दिए जा चुके हैं, दोनों नोटिस का शंकराचार्य ने जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों नोटिस के बाद भी शंकराचार्य को मेले से निकाला गया? क्या नोटिस के बाद भी शंकराचार्य को मेले में बैन किया गया? नहीं किया गया ना। सरकार का जो काम है। और दूसरी चीज़ में ये भी एक बहुत गंभीर बात है, कोई भी चीज़, कोई भी मेला, उस मेले की कानून व्यवस्था या किसी भी तरह की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। अगर प्रशासन को लगेगा कि कोई संत, कोई बाबा या कोई भी व्यक्ति उस मेले की किसी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको नोटिस मिलेगा। प्रशासन ने अपना यहाँ कर्तव्य पूरा किया। इसमें शंकराचार्य को नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं थी। उनका जो मुख्य आरोप था कि हमारे साथ मारपीट हुई, स्नान करने नहीं दिया गया। आपने ये भी बात सुनी होगी कि मतलब ये आरोप दूसरे शंकराचार्य ने ही शंकराचार्य पर लगाए। क्या उन्होंने कहा? कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था, स्नान करने वो नहीं आए थे, वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेने आए थे। स्नान करने वाला तो स्नान करके चला भी गया। लेकिन इस बीच में सर एक भी सवाल ये मैं भी आता हूँ, अभी उस पॉइंट, उस कड़ी को जोड़ते हैं। अब देखिए, शंकराचार्य का असली नाम क्या है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम आप समझिए। सारा खेल उस बात में छिपा हुआ है, और इसी में अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफे की मुख्य वजह भी छिपी हुई है। और एक एक चीज़ मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। अलंकार अग्निहोत्री जाति से क्या है? ब्राह्मण है। जो शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो जाति से क्या है? उनका असली नाम आपको पता है? उमानाथ पांडे। उमा शंकर उपाध्याय उनका असली नाम है, उमा शंकर उपाध्याय। उनका इतिहास ये है कि 1994 में 1994 में वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यानी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से वो छात्र चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 में वो दंडी सन्यासी बने। उससे पहले भी वो मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे, और उसके बाद भी जब वो दंडी सन्यासी बन गए, उसके बाद भी जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी रही, वो हमेशा राइट विंगर्स के खिलाफ रही, राइट विंग के अगेंस्ट रही। वो मतलब वो क्रांतिकारी स्वभाव जो उनकी यूनिवर्सिटी में दिखी, वो ये समझते हैं कि संत बनने के बाद भी वही क्रांतिकारी स्वभाव वो यहाँ पर भी दिखाएंगे और पब्लिक उनको एक्सेप्ट करे। ठीक, अब यहाँ पर समझ में आ गया, दो ब्राह्मण, एक इस्तीफा कल और होता है। आलोक तिवारी समेत बीजेपी के 11 नेता छोड़कर चले जाते हैं। लखनऊ से खबर थी। हाँ, और आरोप क्या लगता है? आलोक तिवारी की जाति क्या? वो भी ब्राह्मण। जो 11 लोग छोड़कर गए, क्या उसमें कोई दूसरी कास्ट के लोग थे? वो भी ब्राह्मण। जिन 11 लोगों की टीम के साथ आलोक तिवारी छोड़कर गए, और इन सब को एक बहाना क्या मिला? इन सब को बहाना मिला यूजीसी को लेकर कि सवर्णों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं ये एक बहुत गंभीर बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी यूजीसी का जो बिल आया, जिसे इक्विटी बिल कहा जा रहा है, यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की, उसमें देखिए मोटे तौर पर ऐसे समझना पड़ेगा कि उसको ठीक करने के लिए जो आपत्तियां आ रही हैं, उस पर सरकार के लेवल पर विचार हो रहा है। अगर इन लोगों को ये दिक्कत थी कि भाई इसमें सुधार होनी चाहिए, ये लोग राज्यपाल से मिल सकते थे, राज्यपाल को कोई ज्ञापन दे सकते थे, राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे सरकार के लेवल पर ही। ऐसा नहीं कि पार्टी में इस बात को लेकर गतिरोध नहीं है। यूजीसी का ये गाइडलाइन आया, उसके बाद तो बीजेपी के कई नेता तो इसके खिलाफ है ना, वो सवाल उठा चुके हैं। तो सवाल उठाने का एक तरीका होता है, उसके लिए बाकायदा पार्टी फोरम बना हुआ है, उस फोरम पर आप जाकर सवाल उठा सकते हैं, फिर वो पार्टी सरकार को बताएगी। देखिए, काम करने का एक तरीका होता है बीजेपी में। अगर कोई ये समझता है कि बीजेपी में एक फ़ोन कॉल से काम होता है, तो नहीं होता है। पहले आपको ग्राउंड नैरेटिव बनाना पड़ता है, ज़मीन पर दबाव बनाइए। आरएसएस में भी काम करने का तरीका यही है, पहले ज़मीन पर वो ज़रूरत क्रिएट की जाती है,
फिर उस पर सरकार अमल करती है। ये नहीं कि अगर मोहन भागवत फ़ोन कर देंगे मोदी को कि आप कल ये यूजीसी जो गाइडलाइन आई है इसको वापस ले लीजिए, तो मोदी वापस ले लेंगे। ऐसे काम ना तो मोहन भागवत करेंगे और ना ही मोदी करेंगे। ये मोटे तौर पर समझने वाली बात है। ये लोग यही चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ दबाव बनाएं। सरकार पहले ये देखेगी कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब इसको दूसरे नज़रिए से भी तो देखना पड़ेगा, दूसरे पक्ष से भी देखना पड़ेगा यूजीसी के इस गाइडलाइन को लेकर। मोटे तौर पर सरकार के लेवल पर, चाहे वो योगी सरकार हो या दूसरे प्रदेश की सरकार हो जहां भाजपा शासन है, हर सरकार अपने लेवल पर इसकी समीक्षा कर रही है। खुद केंद्र की सरकार पर भी समीक्षा हो रही है और अभी तो बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, उसमें तो ये जाहिर सी बात है, ये मामला बड़ा उठना मुद्दा था, बनेगा, बड़ा मुद्दा चाहे बनेगा, केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। तो इतनी जल्दी क्या है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जल्दी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। चुनाव, हम इस वक्त जनवरी के महीने में खड़े हैं। आपको भी पता है कि जब हम अगले साल जनवरी के महीने में खड़े होंगे तब तक चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, तारीख आ चुकी होगी, सरगर्मियां तेज रहेंगी हाँ, सियासत में। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा हो सकता है ये भी क्लियर हो चुका होगा। समझने वाली बात इसमें ये है कि चुनाव से एक साल पहले, मतलब हम चुनावी वर्ष में चल रहे हैं, चुनावी वर्ष में ये पूरा माहौल चुनाव लड़ने के लिए बनाया जा रहा है और इस पूरे माहौल को ऐसा बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को तिरस्कार मिल रहा है। कुल मिलाकर नैरेटिव, मैंने आपको तीन नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप अलंकार अग्निहोत्री को देख लीजिए, आप उमाशंकर उपाध्याय और मतलब हाँ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को देख लीजिए या फिर आलोक तिवारी को देख लीजिए। ये सारा माहौल ठीक उसी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है और आपको भी पता है कि अब इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा। पिछली बार साल 2021 में आप देखिए समाजवादी पार्टी पूरे 4 साल तक सोती रहती है, चुनावी वर्ष में उसको अचानक ब्राह्मणों की याद आ जाएगी तो परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण होगा, फिर मंदिरों में जाएंगे अखिलेश यादव। ये तो हमेशा से चलता रहा है उत्तर प्रदेश में। 2021 में देखा, अगर आपको याद हो, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको याद है कि परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था, बहुत भव्य विशाल मूर्ति का अनावरण हुआ, बाद में हवा चली और उसमें वो टूट गई। लेकिन सर एक चीज़ रोकना चाहते हैं, अगर हम चर्चा करें तो 2014 से अब तक, चाहे विधानसभा चुनाव हुए हैं प्रदेश में, चाहे लोकसभा के, जो एक ब्राह्मण का परंपरागत वोट है किसी न किसी तरीके से बीजेपी के साथ ही अभी तक देखा जाए, तो जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या ये प्रदेश में कुछ अलग सा माहौल क्रिएट कर सकता है? वहीं एक दूसरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरीके से अभी पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है, ये उनके अंदर अंतरात्मा की पुकार है कि या इसको राजनीतिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो शुद्ध रूप से राजनीति। अब मैं बताता हूँ, आजकल देखिए ये कहना तो बहुत जल्दबाजी हुई क्योंकि सरकार के लेवल पर इसकी जांच चल रही है, उनके किस समाजवादी पार्टी के नेता के साथ उठना बैठना है, ये तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है, उसकी फाइल भी पहुंच चुकी है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी के किस नेता के इशारे पर और जिन वकीलों को उन्होंने बुलाया, उन वकीलों का किस पार्टी से कनेक्शन है, इसकी भी जांच सरकार जरूर करवाएगी। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको सीधा सीधा ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो करीब 12% के आसपास जो वोट बैंक है ब्राह्मणों का, ये बड़ा कीमती वोट बैंक है। ये अगर डिसाइडिंग नहीं बनता है तो कम से कम इतना तो है कि गेम चेंजर जरूर बन जाता है। अब उसकी पूरी लड़ाई हो गई है, योगी आदित्यनाथ की छवि। अभी आपने देखा, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत शंकराचार्य, इसके मूल में शंकराचार्य नहीं है, इसकी शुरुआत हुई वो जो बैठक हुई थी ब्राह्मण विधायकों की। लेकिन सबसे पहले एक बैठक हुई थी ठाकुर नेताओं की, विधायकों से। बता रहा हूँ, ठाकुर नेताओं की जब बैठक हुई तब तक पार्टी के अंदर ये गाइडलाइन नहीं था, ये ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था पार्टी का कि जातियों के आधार पर कोई बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, मतलब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये फैसला सुनाया कि जातियों के आधार पर सबसे पहले बैठक खत्म की जाएगी। उसी के बाद तो ये कहा गया ना, एक नैरेटिव फिर बना कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के पर कतर दिए गए। पंकज चौधरी के बनने के बाद ये नैरेटिव बनाया गया कि भाई योगी आदित्यनाथ के ऊपर पंकज, एक तो वो गोरखपुर मंडल से, दूसरे में क्या कि उनके ऊपर बिठा, ये कहा गया कि वो मॉनिटर करेंगे योगी आदित्यनाथ को। और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले ये कह दिया कि भाई जातियों के आधार पर, चाहे कोई भी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ओबीसी हो या राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई बैठक नहीं होगी जातियों के आधार पर, उनको रोक लगा दी गई। उसके बाद ये ब्राह्मण विधायक बैठे। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बीजेपी को आज इतना ब्राह्मण विरोधी ये लोग साबित करना चाहते हैं, उस बीजेपी के 36-37
ब्राह्मण विधायक हैं। 52 विधायक बावन विधायक हैं और 47 ठाकुर विधायक है। 47 ठाकुर विधायक है। सोचिए, ठाकुरों से ज्यादा तो ब्राह्मणों की आबादी है। उसके अलावा 7 मंत्री हैं। जी जी 7 कैबिनेट में, योगी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं ब्राह्मण। जी जी अब आप ये देख लीजिए, जो लोग नारा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी आज छाती पीट रहे हैं कि ब्राह्मणों को हक नहीं मिल रहा है। ब्राह्मणों को एक बात है, जिस तरीके से जो ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी उसके बाद जो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, इसको लेकर उन्होंने सख्त अपनाया कि संगठन और पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसी दौरान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने जो ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि कोई है, कुटुंब है, अपना बैठ के आपस में खा पी सकता है, इसको कोई बड़ा राजनीतिक हथकंडा बनाने की जरूरत नहीं थी। इसको सर आप इस पर थोड़ा कुटुंब बैठक में आप किस बात पर चर्चा करते हैं कि आपका समाज बढ़ेगा? कुटुंब बैठक में इस बात की चर्चा तो नहीं होती है कि योगी जी को हटाना पड़ेगा, योगी जी हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने दे रहे, थानेदार हमारी सुन नहीं रहा, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे। ये तो चर्चा नहीं होती है ना। कुटुंब बैठक, आप कितने कुटुंब बैठक में आप भी शामिल हुए होंगे। किसी जाति के कुटुंब बैठक में कैसे हमारे जाति से आने वाले लड़कों को आगे बढ़ाया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई हो, उनकी शादी अच्छे परिवार में हो, ब्राह्मण समाज कैसे आगे बढ़े, इस बात पर चर्चा होती है। इस बात पर चर्चा नहीं होती है ना कि भाई योगी जी के आने के बाद हम एक दारोगा का ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल जो है केंद्रित हो गया। एक फाइल पर साइन होगी तो योगी आदित्यनाथ के बिना वो फाइल इधर से उधर नहीं हो सकती है। सारी जो लड़ाई है, सारा जो दुख है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, असली बटन यहाँ पर है, और उसको इतना तिल का ताड़ बना दिया गया। ये जो आप चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के तो विधायक आए थे उसमें, उस बैठक में सपा के भी विधायक आए थे। उस बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायकों को आप बुलाते हैं और समाजवादी पार्टी के विधायकों, नाराजगी की मैं वजह बता, बीजेपी के विधायक ही सिर्फ से 11-14 जो भी नहीं, समाजवादी पार्टी के, आप इसको पता करिए उसमें क्या हुआ। पहले बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई, फिर समाजवादी पार्टी के कुटुंब बैठक के नाम पर समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायकों को बुलाया गया, और वहीं से तो इसी नाराजगी यहीं से शुरू हुई कि कुटुंब बैठक के नाम पर ये जो पूरा ब्राह्मणवाद चलाने की कोशिश हो रही है, ये गलत है। ये सरकार की छवि के खिलाफ जा रही है ये बैठक। तभी जाकर नाराज़गी इतनी तेज़ हो गई कि दिल्ली तक इसकी शिकायत करनी पड़ी, दिल्ली को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, पंकज चौधरी को 2-2, 3-3 बार नोटिस जारी करना पड़ा। तब इसकी और गंभीरता, और पूरी लड़ाई का ये जो पूरी लड़ाई की पटकथा थी, दरअसल लिखी उसी वक्त गई थी कि ब्राह्मणों को अब एकदम मतलब मेन सीन में लाना है, और मेन सीन में कैसे ब्राह्मण आए उसके लिए शंकराचार्य का विवाद बनाया गया। और शंकराचार्य को भी बहुत अच्छे से पता था कि योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं होने देंगे जो वो जिद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सर यूपी की पॉलिटिक्स से, चाहे 2007 की बात किया जाए, बीएसपी फुल मेजॉरिटी के साथ एक ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था 2012 के चुनाव में सपा के साथ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के साथ, आज समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण हाशिए पर नहीं है ना। नहीं सर, बीजेपी में तो समाजवादी पार्टी ये दावा करती है ना। अब माता प्रसाद पांडे कौन सी जाति के हैं? वो तो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए नहीं, वो तो नेता, हाँ, नेता प्रतिपक्ष है ना। वो तो ब्राह्मण समाज से है ना। तो समाजवादी पार्टी भी तो कहती है कि हम ब्राह्मणों को हक दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जब 2017 से परफॉर्मेंस गिरता चला गया, 2017 में गिरा, 2022 में तो एकदम खत्म ही हो गई, आप कह सकते हैं खत्म ही हो गई पार्टी। अब उसके बाद ये सारे वोट गए कहाँ? ये सारे वोट बटे ना, बीजेपी में गए और समाजवादी पार्टी में गए। यही दोनों तरफ वोट ट्रांसफ़र हुए। उसके पहले ये अच्छे से पता था अखिलेश यादव को, तो 2021 में उन्होंने जो मंदिर जाने लगे, जो ब्राह्मणों को अपने साथ, वो उनकी जो यात्रा निकली थी अखिलेश यादव की 2021 की, आपको याद है वो लग्जरी बस में जो यात्रा करते थे, रथ टाइप का वो बना, तो वो समाजवादी रथ उसका नाम दिया गया था। तो उस रथ यात्रा में ब्राह्मण विधायकों को अपने अगल बगल रखने लगे, और उसी दौरान अभी जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई पिछले वर्ष, उन्होंने माता प्रसाद पांडे को आगे किया। तो अखिलेश तो ये मैसेज दे रहे हैं ना खुलकर कि हमारे साइड आ जाओ ब्राह्मणों, ब्राह्मण समाज को हम ही अधिकार दे सकते हैं, हम ही सम्मान दे सकते हैं। अखिलेश तो मैसेज दे रहे हैं। तो सर क्या माना जाए जो इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या इसमें ब्राह्मणों को वो महत्व नहीं मिल रहा है जिसको उनको दरकार है, या जिस तरीके से पहले से अब तक देखा जाए जिस तरीके का उनका प्रभाव यूपी की सियासत में रहा? इसका जवाब मोटे तौर पर मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। जो हमारे यहाँ 2 डिप्टी सीएम है, उसमें एक डिप्टी सीएम किस जाति का है? ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है। हमारे यहाँ जो जितने मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से करीब, अगर
मैं गलत नहीं हूँ तो 46 मंत्री हैं, अभी 42 मनोज पांडे देखिए अभी हाँ। निकल के चले आए, वो भी तो अभी ब्राह्मण अभी विरासत वो भी ऊंचाहार से अभी मोटे तौर पर 42 में से आप देख लीजिए 7 विधायक, 7 मंत्री कौन से जाति के हैं? सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं। इसके बाद भी कोई ये कहे कि ब्राह्मणों को अधिकार नहीं मिल रहा, तिरस्कार मिल रहा है, तो गलत है या सही है, ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। तो सर जैसे ये अलंकार अग्निहोत्री हैं, इनका जो इस्तीफा हुआ है, तो कुल मिला जुला कर कहा जाए जिस तरीके से अंदर से भी कुछ खबरें सामने आई, अभी फिलहाल में इसकी कोई आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन क्या ऐसा माना जा रहा है कि उनके झुकाव सपा की तरफ है या इनका एक राजनीतिक स्टैंड है, आने वाले समय में वो अपना देखिए, अभी राजनीतिकरण उनके खिलाफ जांच बैठ गई है। जी, जी। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ सरकार अपने लेवल पर जांच कर रही है। जी। जांच में और भी बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। उनका उठना बैठना आजकल जिन लोगों के साथ था, वो तो सरकार तक उसकी पूरी रिपोर्ट है। जी। आप सोचिए कि आप मजिस्ट्रेट हैं और आप खुलकर किसी पार्टी के नेता के साथ घूमेंगे तो पब्लिक में परसेप्शन क्या बनेगा आपका? निगेटिव बनेगा। एक निगेटिव बनेगा। आपको सीधा लोग यही मानेंगे ना कि आप पार्टी विशेष की सुनते हैं या नेता विशेष की सुनते हैं। इस परसेप्शन से दरअसल जब उनको कहा गया कि आप इस परसेप्शन से बाहर निकलिए, तो उनको ये बात चुभ गई और फिर वहाँ ये नैरेटिव आया यूजीसी और ब्राह्मणों के खिलाफ लाठीचार्ज और शंकराचार्य विवाद, ये सारी बात वहाँ से निकल कर आई। अब वो चूंकि एक अधिकारी हैं, फॉरेन में भी रह चुके हैं, आपको अरे वो IITian रहे हैं, हाँ, BHU IITian से रहे हैं। 1998 में वो टॉप किए थे कि उनके इंटर में। उनके 21 में उनके पूरे करियर पर एक दाग नहीं है और बड़े अनुभवी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो वो वही बात कहेंगे ना जो पब्लिक के नैरेटिव को एकदम टच कर जाए। वो नेता टाइप बात नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने जो ट्विस्ट किया उसमें कहीं जाति तो नहीं लिखी, लेकिन शंकराचार्य विवाद और यूजीसी को जोड़ दिया। यानी सब मिला जुला कर वो फॉरवर्ड के भी बड़े नेता बनना चाह रहे हैं और भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, वो अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर अलंकार अग्निहोत्री को अगले वर्ष चुनाव लड़ना है और इसके लिए उन्होंने ग्राउंड तैयार कर लिया है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम देखें तो जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री का ये इस्तीफा है और शंकराचार्य यूजीसी को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अब ये सवाल तो एक सवाल है, लेकिन इसके पीछे देखा जाए तो यूपी की 2027 की सियासत को लेकर भी इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा तूल पकड़ाया जा रहा है। सब मिला जुला कर देखें तो जिस तरीके से आने वाले समय में महज 1 साल से और कम समय का समय बचा हुआ है यूपी की विधानसभा चुनाव में, तो इसे लेकर अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने को ऐसा साबित करें कि हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ गेम चेंजर बन सके। शायद ऐसे ख्याल लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने भी कुछ ऐसा काम किया जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल वो अब जांच के दायरे में है, सरकार उनकी जांच करा रही है। अब आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या होता है, हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।